आपको सक्सेसफुल होने के लिए 10 इंडिकेटर रूल देने की जरूरत नहीं है, 20 स्ट्रेटेजी की जरूरत है, सिर्फ एक सेटअप काफी है। अगर आपने उसके ऊपर मास्टरी कर ली, अगर आपने उसके ऊपर अच्छे से सिग्नेचर सेटअप बना दिया, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मार्केट में 3 माइंडसेट है, दिहाड़ी मजदूर, सैलरी वाले और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। वो आपको डिसाइड करना है कि आप इंट्राडे से दिहाड़ी बनाना चाहते हो, दिहाड़ी मजदूर, आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हो, या आपका विजन एक एंटरप्रेन्योर वाला लॉन्ग टर्म का है। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब कुछ लोगों के लिए नहीं है ट्रेडिंग, सबके लिए नहीं है, क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? उससे फिर हम बड़ा कर लो, गाड़ी में स्पीड से चलाने की हिम्मत है वो ब्रेक से आती है। अगर गाड़ी में ब्रेक ही ना हो तो कोई भी बंदा गाड़ी चला नहीं पाएगा। तो आप अपना ब्रेकिंग देखिए कहाँ पर, फिर अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। तो जो छोटे कैपिटल है, जिनके पास 3 लाख 2 लाख 5 लाख है, वो क्या करें? उनको क्या आप सजेशन दोगे कि आप यहाँ से ये आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए? तो वो बहुत लोग हैं जो हमारे चैनल को इस समय देख रहे हैं, उनके पास बहुत कम कैपिटल है और अभी स्टार्ट करना है। इसी के बाद जो स्टूडेंट्स है वो भी करियर बनाना चाहता है। आप पैसा उस प्रोसेस से कमाते हो बाय बीइंग डिसिप्लिन। मार्केट गिव्स यू रिवॉर्ड ओनली फॉर बीइंग डिसिप्लिन। आपके डायरेक्शन पता करने से भी प्रॉफिट नहीं बनता। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, लोग 3 मिनट में भी डायरेक्शन देख लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट डेली चेंज होती है, लेवल्स चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज होता है और हर एक ट्रेडर का जो है ना अपनी एक जर्नी चेंज होती है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है हर सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में, उसका एक फ्रेमवर्क होता है, उसका एक माइंडसेट होता है और उसका एक सेटअप होता है। आपको सक्सेसफुल होने के लिए 10 इंडिकेटर रूल देने की जरूरत नहीं है, 20 स्ट्रेटेजी की जरूरत है, सिर्फ एक सेटअप काफी है। अगर आपने उसके ऊपर मास्टरी कर दी, अगर आपने उसके ऊपर अच्छे से सिग्नेचर सेटअप बना दिया, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज सिंपल थिंग। इसी सीरीज को आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका एपिसोड नंबर 1 है, जहां पे हम वीरेंद्र जी के साथ में उनका एक्सपीरियंस, उनके अप्स एंड डाउन सीखने वाले हैं कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, उन्होंने अपना सेटअप कैसे बिल्ड किया, सिग्नेचर सेटअप को कैसे बिल्ड किया, उसके बीच क्या प्रॉब्लम्स आई थी, हर चीज को डिटेल में चर्चा करेंगे। एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं वीरेंद्र के साथ में। तो सर सबसे पहले तो वेलकम आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी एजुकेशन क्या बैकग्राउंड था, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, स्टॉक मार्केट ही क्यों आपने स्टार्ट किया, क्या स्पेसिफिक रीजन था कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर ही अपना करियर बनाने की सोची? आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, जब उस समय तो स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानता नहीं था, तो वो टाइम कैसे आपने शुरू किया था प्लीज? हाँ सर, इट हैपेंड बाय चांस। मेरा दोस्त था, उसके फादर जो है एक स्टॉक ब्रोकर के यहाँ वर्किंग थे। सो मैं अंकल को लंच देने अपने दोस्त के साथ लिया था। देन मैंने वहाँ स्क्रीन देखी फर्स्ट टाइम। तो मैंने अंकल से पूछा भाई ये क्या चीज़ है। देन ही एक्सप्लेन मी कि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे स्टॉक्स की हम लोग बाय और सेल ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स करते हैं। तो वहाँ से मेरा रुझान बढ़ा। आई ओपन माई अकाउंट देयर और उसके बाद आई नेवर लुक बैक। सो एक पार्ट टाइम ट्रेडर की तरह शुरुआत हुई। मैं इन्वेस्टर नहीं कहूँगा अपने आप को, कि मैं तो भी इन्वेस्टर नहीं रहा। शुरू से क्लियर था कि भाई एज ए ट्रेडर ही मुझे यहाँ पे काम करना है। एंड आई स्टार्टेड एज ए ट्रेडर। और मैं उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम थे। तो मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था उस टाइम पे। तो जो थोड़ी बहुत कमाई ट्यूशन से होती थी, मैं उसी को अपनी ट्रेडिंग के अंदर डिप्लॉय कर देखा था। तो इस तरीके से वही छोटी सी कोई सोच समझ के स्टार्ट नहीं हुई, ये जस्ट हो गया। जब हो गया एक बार, तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। धीरे धीरे पैशन डेवलप हो गया, क्योंकि पैसा है इसके अंदर दिखता है। तो एक भूख डेवलप हुई और वो अभी तक चल रही है। तो सर एक्चुअली आपकी जो वो पूरी जर्नी थी, इसके अंदर आपने पूरे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। 2008 आपने देखा है, उससे में क्या हुआ, 2012 आपने देखा है, उसके अंदर आपके साथ में क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस हुए थे उस टाइम में, जब 2008 चल रहा था, एक पूरा क्रैश चल रहा है एकदम, जिससे बोलते हैं ना कि हर पर्सन जो है स्टॉक मार्केट में आने का भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे जो अप्स एंड डाउन आए, उसके आपने आपको अपने माइंडसेट को कैसे आपने काम रखा था, कैसे आपने आप उसको हैंडल किया था? सर उस समय कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं था पहली बात। और शुरुआत के जो इनिशियल ईयर थे 7-8 साल, वो कंटिन्यूसली एक लॉसेस की स्ट्रीम थी। कभी विन था, कभी लॉस था, लेकिन नटशेल में लॉसेस ही थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो एक ऐसी चीज़ थी कि बड़ी मेहनत की कमाई थी। और क्योंकि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था स्टॉक मार्केट के लिए। तो मेरा अपना एक पैशन था, एक जिद थी कि मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर ही आगे बढ़ना है। तो सर वो कैपिटल साइज मेरा बड़ा नहीं था, लेकिन लॉसेस कंटिन्यूसली थे। जो भी मैं मंथली कमाता था वो स्टॉक मार्केट के अंदर डाल देता था। और जब अपनी लेजर को देखते थे साल के एंड में मंथली, तो वो कंटिन्यूसली लॉसेस थे। तो एक वो जिद डेवलप हो गई कि भाई मुझे अपने लॉसेस को यहाँ से कवर करना है। कुछ तो मैकेनिज्म होगा कि लोग कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं। फिर क्वेस्ट धीरे धीरे टेक्निकल्स की तरफ गया। उससे पहले मैं जो कर रहा था स्क्रीन देख के, आज ऐसी आती है वो सोच के भाई किस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। देन आई इंट्रोड्यूस द टेक्निकल्स। मुझे टेक्निकल की समझ आनी स्टार्ट हुई, लेमी ब्रोकर्स की, मेटा की। उसके बाद एएफएल कोडिंग सीखी। सर इस तरीके से जब टेक्निकल्स के अंदर आए, तो मार्केट को देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था इतना फास्ट, मोबाइल्स नहीं थे। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, पूरी दुनिया से कनेक्ट करना एक बड़ा टफ टास्क था। तो आज के ट्रेडर में कहूँगा लकी है, दे गॉट यूट्यूब, उनके पास इतना सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इतने सारे टूल्स हैं। तो हमारे टाइम पे सर ऐसा कुछ भी जब हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल नहीं। तो सर हम आपने जो है 2008 के अंदर जो है क्राइसिस देखा, आपने पहले चीज एक रैंडम ट्रेडिंग, मैंने आपका जो पूरी जर्नी को सुना, तो उसके अंदर मुझे समझ आ रहा है, पहले आपने रैंडम ट्रेडिंग की, उसके बाद आप टेक्निकल्स का है, फिर आपने खुद में अपना एक सेटअप, जैसे बोलते हैं मैं इसको 3 स्टेज में डिवाइडेड करूँ। ये 3 स्टेज कुछ इस तरीके से होंगी कि आपने पहले रैंडम ट्रेडिंग किया है, जिसमें आपको लॉसेज हुए, लेजर बहुत ज्यादा नेगेटिव था। सेकंड स्टेज आई जहाँ पे आपने टेक्निकल से थोड़ा इंडिकेटर्स को सीखना स्टार्ट किया कि कैसे काम करता है। उसके बाद आपने एक सिस्टम बिल्डअप किया कि हाँ अच्छा ये टेक्निकल भी एक तरह से रैंडम ही हो गया। फिर आपने इसके अंदर डीप डाइव किया और एक स्ट्रेटेजी जैसे बोलते हैं वो आपने डेवलप की। तो ये जो तीनों फेज के, इन तीनों फेज के अंदर आपका माइंडसेट कैसे चेंज होता चला गया? क्योंकि पहले रैंडम, उसके बाद आपने टेक्निकल्स, उसके बाद सिस्टम, ये तीनों के बीच में आपने कैसे उसको अपने आप को शांत रखा और आपका माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ था इसके बीच? सर 2008 से मैंने टेक्निकल्स देखना शुरू किया, लेमी ब्रोकर, चार्ट्स वगैरह।
याहू फाइनेंस, उस समय तक नेट थोड़ा सा डेवलप हो गया था इंटरनेट को रिलेटेड सर, लेकिन चार्ट देखने के बाद भी जो पैसा बनना चाहिए वो नहीं बन रहा था। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये था कि मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स दिख रहा था एक ही टाइम पे, कभी ADX, कभी RSI, कभी MACD, कभी कॉम्बिनेशन ऑफ ADX, विजनसन परसेंटेज, यू नेम इट एंड आई हैव ट्राइड इट। मोस्टली सारे इंडिकेटर्स मैंने ट्राई करे, लेकिन नट शेल में क्वांटिटी मैनेजमेंट तो हो रही थी, मैं स्टॉप लॉसेस लेने लग गया था, उस समय तक निकलना सीख गया था। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल से सीखी कि आपका एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। तो पैसा नहीं बन पा रहा था, लेकिन एग्जिट टाइम पे हो रहा था, उससे और ज़्यादा लॉसेस होने से कम बचाव हो रहा था। तो ये चलता रहा 13-14 तक सिलसिला। उसके बाद ऑप्शन की मैंने पढ़ाई शुरू करी, बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी। जब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आया, देन आई स्टार्टेड समथिंग न्यू। ये जो नया ओशियन ऑफ मनी है, उससे पहले मैंने ऑप्शन के अंदर काम नहीं किया था 2013-14 से पहले। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब इंट्रोडक्शन हुआ, तो जैसे सब बैंक से स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल जर्नी बैंक से ही थी। धीरे धीरे आज की डेट में मैं ऑप्शन सेलर हूँ। तो एक सिस्टमेटिकली चेंज बाजार के साथ साथ जैसे जैसे मार्केट ऑर्गेनाइज होती गई, वो चेंज अपने अंदर आता गया। यहाँ पे ना मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि जैसे ये जो आपका टाइम था 2018 से लेकर के 2014 तक जहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट किया, इस टाइम पे ना आपने सर्वाइव कैसे किया था? क्योंकि मेनली ना बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत सारे एक्सपेंसेस उनके साथ में जुड़े रहते हैं, बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो वो फेज आपने कैसे मैनेज किया था उस टाइम पे? फैमिली का सपोर्ट था, आई एम द ओनली सन। हाँ। तो फादर यही कहते थे भाई अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, कुछ कर लो, पढ़ाई करी हुई है, ठीक है ना। उससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैंने आपको बताया 10 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाई है 2008 तक। तो वो फेज में फैमिली का बड़ा सपोर्ट मिला मुझे। पैसा नहीं मिला स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, घर था रहने के लिए, सपोर्ट किया था आपको क्या फैमिली ने, फादर ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, और उनकी वजह से ही मैं इसको परस्यू कर पाया। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिकमिंग जैक ऑफ ऑल बी मास्टर इन वन। अगर आपको ये करना है तो फिर फुल टाइम बन के करो। ये नहीं कि शाम को आप कुछ कर रहे हो, सुबह ट्रेडिंग कर ली, देन आप हाफ टाइम में कुछ और काम कर रहे हो। तो फिर मैंने अपना पूरा रुझान मार्केट की तरफ। ये आपने बहुत अच्छा किया सर की है ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि है ना, आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स है ना यही गलती करते हैं कि कोई जैसे कोई भी न्यू ट्रेडर जब ट्रेडिंग में एंट्री लेता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ इतना रहता है कि यार मेरी है ना कोई साइड इनकम बच जाए यहाँ से, है ना, मैं अभी है ना जो अपनी वर्क कर रहा हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10-15 हज़ार मेरे पॉकेट में आना स्टार्ट हो जाए। तो वही सोच लेकर के आप लोग है ना ट्रेडिंग में घुस जाते हो और अपने लॉसेस जो करने लग जाते हो। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि करो ना, कोई एक काम करो लग करके। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग इट्स लाइक अ फुल टाइम बिजनेस है भाई। आप इसको अगर पार्ट टाइम सोच करके कर रहे हो कि आप नहीं बस चलने देना, तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाती। स्टार्टिंग में मतलब सीखने में आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, और फिर अगर आप सीख गए तो फिर आपको और कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर ट्रेडिंग अगर आप सीख गए तो ये पार्ट टाइम सोच करके बताओ, जो भी आप काम करो ना प्रॉपर तरीके से कोई एक चीज पे फोकस करो, क्योंकि दो नावों में पैर रख के चलने वाला आदमी ना हमेशा मरता है। कोई एक चीज चुन लो कि मुझे जॉब करनी है तो जॉब करनी है, ट्रेडिंग करनी है तो आपकी ट्रेडिंग बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। द मोमेंट यू थिंक ऑफ पार्ट टाइम, हाँ। इसका मतलब देयर इज ऑलवेज समथिंग सेकंड ऑप्शन फॉर यू। हाँ। जैसे ही आप वो ऑप्शन अपनी लाइफ से काट दोगे, हाँ, तो तो आपका सारा एफर्ट एनर्जी सिकुड़ जाती है। उसका फोकस ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अनदर ऑप्शन आपके दिमाग में हमेशा चल रहा होता है कि यार चलो वो तो है ही है मेरे पास में, चलो ये अगर नहीं भी हुआ, मैं अनसक्सेसफुल भी होता हूँ तो वो तो मैं कर ही लूंगा। तो आप फोकस ही नहीं कर पाओगे उस पर। गिव योरसेल्फ सम टाइम। आप एक टाइम लिमिट रखो कि मैं अपने आपको 2 साल फुल टाइम ट्रेडर देता हूँ, व्हिच इज इनफ आई थिंक। अगर उसमें भी आप कंटिन्यूअसली नहीं बना पाते, देन मूव अवे। तब आप कम हाँ, एक टाइम लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या Specific मुझे होना, हाँ, हाँ। जब आप एंट्री ले रहे हो ट्रेडिंग में तो 2 साल, जैसे 2 या 3 किसी के हो सकते हैं कि मैं इतना टाइम यहाँ पे दूंगा, नहीं होता है तो छोड़ दूंगा, सिंपल। तो सर हम मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर लॉसेस बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन सीधा पूछना चाह रहा हूँ कि 90% लोग जो लॉसेस कर ही रहे हैं और लगातार लॉसेस हो रहे हैं, बड़े बड़े लॉसेस। मेरे पास भी आज के मैसेज आते हैं, सर मेरा 20 लाख का लॉस हो गया, मेरे पास 30 लाख का लॉस हो गया, मैंने लोन लेके पैसा किया था, मेरा वो नुकसान हो गया। तो वो जो चीज हो रही है, जो 90% लोग लॉसेस कर रहे हैं, वो ऐसे ही चलता रहेगा या तो अभी कुछ चेंज होगा, या चेंज होने के लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सो जो 9 आउट ऑफ 10 लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो क्यों कर रहे हैं? उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि वो साइकोलॉजी पे और अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे। वो एक चीज़ लगातार बार बार करे जा रहे हैं, क्योंकि छोटी कैपिटल से बड़ा रिटर्न बनाने की कवायद में सबको ही लगा हुआ है। वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका कैपिटल साइज बड़ा है और रिटर्न प्रोपोर्शनेट कम भी है, तो आप वो अमाउंट सर अच्छा बन जाता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल, उससे आप अपनी फैमिली का चला सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोगों को क्लियर नहीं है कि वो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनका क्या आउटलुक है मार्केट के लिए। वो मार्केट की धारा में अगेंस्ट बह जाते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में सर्वाइव करते हैं, स्विम करते हैं। और लॉसेस का सबसे बड़ा कारण सर क्वांटिटी मैनेजमेंट का ना होना, कैपिटल मैनेजमेंट का ना होना, एक ही चीज़ गलत को बार बार दोहराते रहना। अगर कोई भी बंदा, मैं साफ कहता हूँ, लेजर को देखे, वो उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। वो अपने सारे रेट उठाए पिछले 2, 3, 4, 5 साल के, जब से उसने अकाउंट ओपन करा, तो उसको एक पैटर्न अपने आप में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो अपने आप से क्वेश्चनिंग करे, अपने आप से सेल्फ बातें करे, ये मैंने क्यों एंट्री ली थी, क्या सोच के ली थी, क्या मैंने एग्जिट करी, क्या ये प्री प्लान थी, या बाजार के थ्रू ये मैं कर गया, सेंटीमेंट में बैठ के कर गया। इस प्रोसेस को सर वो डायरी में पेंसिल नोट डाउन करें। लिखना बड़ा जरूरी है। आज की डेट में लोग लिखना भूल गए हैं। लिखने से क्या सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें बैठेंगी। वो अपना दिन का प्लान लिख के जो भी करे, सर एक पेन और डायरी ट्रेडर के पास हमेशा उसके डेस्क के पास होनी चाहिए, उसके बेडरूम में होनी चाहिए। वो जो भी विचार उसके मन में आ रहे हैं उसको राइट डाउन करे। किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, क्या टाइम फ्रेम है, एवरीथिंग शुड बी प्लान।
इसमें मैं दो चीज़ और ऐड करूँगा सर। बाजार में दो चीज़ें ही आदमी के हाथ में है, कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हो और कितना लॉस ट्रेड लेने से पहले आप विलिंग हो, जिससे आपको कंफर्टेबली नींद आ जाए ओवरऑल कैपिटल पे। ये दो चीज़ें ही आप डिसाइड कर सकते हो, बाकी तीसरी चीज़ कोई भी आपके हाथ में नहीं है, और इसी के ऊपर लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। रैंडम क्वांटिटी बाय कर लेना, फिर स्टॉप लॉस का कोई आइडिया नहीं है, अटक जाना, ये सब रीजन है सर नॉर्मल लॉसेस। यही तो चीजें नहीं करते 90% लोग है ना। अब कई लोग है ना वीकेंड्स पे मुझे मैसेज करते हैं कि सर है ना मुझे कोई बुक बता दीजिए आप है ना ट्रेडिंग से रिलेटेड, कि है ना जिससे मैं बुक पढ़ लूँ और मुझे ट्रेडिंग सीख जाऊँ। सर ने ना बहुत अच्छी बात बोली कि है ना आपकी है ना सबसे अच्छी बुक ना आपका जर्नल है। जो आप है ना मतलब आप जो डेली आप एंट्री एक्सिट स्टॉप लॉस जो आप ले रहे हो, आप है ना उसको जो है वो पढ़ो। जैसे आपने एक वीक में आपने ट्रेड लिया है या मंथ वाइज आप कर सकते हो, मंथ में आपने जो भी ट्रेड्स आपने लिए अपना पूरा उसको जो देखो कि भाई मैंने कहाँ पे गलतियां करी है, क्या मिस्टेक्स करी है, कहाँ पे एंट्री ले दी, कहाँ पे। आपको बहुत कुछ उससे समझ में आ जाएगा। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग की, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आप उसको पढ़ो। बहुत ही अच्छा जो है वो आपके ड्रास्टिकली इंप्रूव आपके ट्रेडिंग में जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सर आपने जो क्वांटिटी मैनेजमेंट की बात करी है, मोस्टली लोग ना क्वांटिटी मैनेजमेंट को बहुत ही मतलब इस बोलते हैं ना ये बहुत ही बड़ा डीप टॉपिक है। लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैं कई बार देखता हूँ ए और बी इंसान है, दोनों के पास सेम सेटअप है, दोनों ही बहुत ही अच्छे से एक सेटअप को अच्छे से मान चुके हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ए जो है वो क्वांटिटी मैनेजमेंट करना जानता है और बी को पता नहीं है कैसे क्वांटिटी मैनेजमेंट करती है। तो वो क्या करेगा, वो रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है, आज 400 क्वांटिटी उठा रहा है, कल 800 कर रहा है, फिर कल 500 200 उठा रहा है। और जो ए है वो अपना परफेक्टली फॉलो कर रहा है कि उसको 500 क्वांटिटी पे काम करना है, तो 500 क्वांटिटी करेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है। तो क्वांटिटी मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, मतलब आप कैसे पोजीशन साइजिंग अपने करते हो कि मुझे इतना परसेंट लॉस लेना है, कैसे आप निकालते हो वो नंबर, कैसे पता चलता है आपको कि हाँ ये मेरे लिए नंबर है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे नींद आ जाएगी रात को सोने में, मुझे दिक्कत नहीं होगी और मैं अपनी फैमिली के साथ भी कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ। अदरवाइज क्या लोग या तो एक्साइटेड हो जाएंगे प्रॉफिट में, या फिर जिसे बोलते हैं लॉस में बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। तो उससे कैसे बाहर आते हैं? सर बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कैपिटल 10 लाख है और मुझे 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं हर एक स्टॉक के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग ऑफ दैट स्टॉक मैं 2 लाख रुपए सेट असाइड कर दूंगा। अब अगर 2 लाख में मुझे कोई स्टॉक 19,000 का है, 18,000 का है, तो मैं 2 लाख से 19,000 को डिवाइड कर दूंगा, जो भी क्वांटिटी आएगी आई विल बाय दैट। अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो क्वांटिटी मेरी ऑटोमेटिकली 2 लाख को स्टॉक के भाव से डिवाइड करके निकल जाएगी। मैंने एक अमाउंट पर्टिकुलर एक स्टॉक पे लगाना है, क्वांटिटी जो भी है इरेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। तो मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है परसेंटेज वाइज वो डेंट नहीं होता। इस तरीके से मैं क्वांटिटी मैनेजमेंट करता हूँ और मैं महीने के अंदर जो ट्रेडिंग के अंदर ड्रॉ डाउन लेके चलता हूँ 4 से 5% का लेके चलता हूँ मैक्सिमम। तो इस पर बड़ी स्ट्रिक्ट पोजीशन हेज होती है। एजिंग के बिना सर कोई काम नहीं होता अपना, क्योंकि आई एम इनटू ऑप्शन सेलिंग, और जो भी मैं स्टॉक बाय करता हूँ उसको प्लेज करके मार्जिन मनी के थ्रू हम ऑप्शन कर लेते हैं। तो मतलब मेरा बेसिकली आप है ना कुछ भी नेट नहीं करते, अपना सारा पोजीशन जो है वो आपका हेज रहता है या फिर वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में आप काम करते हो। सर जो लोग नेकेड कर रहे हैं वो सिर्फ पिछले 6 महीने से ट्रम्प की स्टेटमेंट उठा ले, बाजार का हाल देख लें, कुबड़ के अंदर कितनी वोलेटिलिटी आई, ईरान अमेरिका वॉर से कितनी वोलेटिलिटी आई। अगर आपका हेज नहीं है कि बाजार से ओनली मैटर ऑफ टाइम है कि आप कब बाहर होने वाले हो, आपका कैपिटल कब वाइप आउट हो जाएगा, इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। सो हेजिंग इज बहुत जरूरी है, लेकिन ठीक है उसकी कॉस्ट लगती है, आपका प्रॉफिट जो है कम होता है उससे, बट वो होनी बहुत जरूरी। लेकिन वो आपका कम से कम अननेसेसरी लॉसेस तो बचा लेता सर है। पीस ऑफ माइंड है, हाँ। आपको पता है आपका मैक्सिमम कितना जाएगा, कितना आएगा, एवरीथिंग इज डिफाइंड। आप खुद रूलर बनो रादर देन बाजार आपको रूल करे। आप अपनी रूल बुक खुद लिखो, खुद अपने फेट की अपनी कैपिटल को राइट करो। बाजार डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको कितना लॉस होगा। जिस दिन आप ये करने लगे, लगातार बार बार करने लगे, विश्वास आपको दिखाएंगे। मतलब ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको सब कुछ उसका पता होना चाहिए। कॉन्शियस रहिए। हाँ, ट्रेड लेने से पहले कॉन्शियस रहिए। ये नहीं कि ट्रेड ले लिए बाद में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्रेड लेने से पहले करिए। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना लॉस लेना, आप मार्केट को डिसाइड नहीं डिसाइड नहीं करना। तो ब्रोकर की कोई मार्जिन कॉल नहीं आनी चाहिए आपके पास, आपके पास अननेसेसरी प्रेशर नहीं होना चाहिए। शाम को आप डो नहीं देख रहे कितने पॉइंट नीचे है कितने पॉइंट ऊपर है। एक पीस ऑफ माइंड से रहिए, एवरी ट्रेड मीनिंगफुल ट्रेड हो, कॉन्शियस के साथ आप लीजिए। तो ऐसा देखिए सारा ट्रेड। एक बात भी बोली जाती है मार्केट में कि अगर आपको पीसफुल नींद आ रही है रात को, अगर अच्छे से अगर आप सो पा रहे हो तो आपके सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप सो नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो अपने ट्रेड। सर ये ड्रॉडाउन जो आपने वर्ड यूज किया, आपने कहा मैं ड्रॉडाउन 5% से ज्यादा नहीं जा देता हूँ, और लोग क्या कर रहे हैं 50,000 रुपये आप ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, ऑप्शन बाइंग कर लेंगे या हैचिंग से भी 50,000 में काम कर लेते हैं कई बार, और बाई करके एक सेल करके बाई कर दिया, उसके अंदर 50,000 में काम हो रहा है। लेकिन उधर क्या हो रहा है, ड्रॉडाउन 30%, 35%, 40% तक हो रहा है, और वही चीज लोग समझ नहीं रहे। ड्रॉडाउन आपने बोला 5%, स्ट्रेटेजी भी बनाने वही एक स्ट्रैट बना दी 50,000 की। अब इंसान को ये नहीं पता कि भाई जो लॉस होना है वो तो 30% का है, वो उसके हिसाब से मैनेजमेंट नहीं करा। 50,000 से काम तो हो जाएगा आपको, लेकिन 5% आपको ड्रॉडाउन जो मेन है, जिसको 5% रखना चाहिए हमें कायदे से, तो लोगों का 30-40% तक हो जाता है। उसको कैसे, मतलब मेन चीज वही है कि लोग लॉस को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं। उसके ऊपर कुछ क्या पॉइंट ऑफ रहेंगे आप? सर इसमें दो चीज़ें आ गई। ऑप्शन बाइंग आपने बोला, तो मैं ये समझता हूँ बाइंग एन ऑप्शन इज लाइक बाइंग ए लॉटरी टिकट। उसमें जब तक आपकी डायरेक्शन पे पकड़नी है, तो मैं एडवाइस नहीं करता रिटेल ट्रेडर को कि वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाए। ऑप्शन बाइंग कैन बी यूज टू हेज योर पोर्टफोलियो। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़े साइज का है, आपको गिरावट लग रही है, तो आप पुट बाय करके अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। लेकिन एज ए ट्रेडर ऑप्शन बाइंग करना, कम कैपिटल से करना, तो आपको रिटर्न उस पर ज़्यादा चाहिए। यही रीजन है कि लॉसेज हो रहे हैं। आपका जो एज है, प्रोबेबिलिटी है बाइंग के अंदर, वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। आपकी डायरेक्शन में पकड़नी है, 7-8 दिन वो स्टॉक वहीं रहा, अंडरलाइन वहीं रही, तो आपका ऑप्शन को मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें से पैसा बनाना ऑप्शन बाइंग में मुझे लगता है लोग बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कोई बना रहा है तो, लेकिन ऑप्शन बाइंग इज नॉट माई कप ऑफ टी।
मैं उससे पसंद नहीं करता। मैं तो सर यहाँ पे ऐड करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ही रिस्की है। बहुत सर आपको अगर सच में 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और उसके बाद अगर आप ऑप्शंस में डायरेक्टली जंप कर रहे हो तो आप समझ लो बहुत हाई रिस्क लो, अपने कैपिटल के साथ में, अपनी लाइफ के साथ में आता है। सर आप ऑप्शन में जब आओ, जब आप पिछले 3 साल आपने उस पर पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, अपना कोई सिस्टम डेवलप करा है और आपकी कैपिटल साइज एक अच्छी कैपिटल है। अगर ऑप्शन सेलिंग में कोई आता है तो अगर 20 से 25 लाख से नीचे की कैपिटल पे कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, मैं वो भी एडवाइस नहीं करता। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए आपका डिसेंट सर कैपिटल साइज होना चाहिए। आपको मैंने कहा ना, पहले पता होना चाहिए आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, आपका टाइम फ्रेम क्या है। जैसे मेरा जो लॉन्गेस्ट टाइम फ्रेम है वो 15 से 20 दिन का है। जितना बाजार एक महीने में चलता है मेरा लॉन्ग टर्म हो रहा है। उसके बाद मैं हर महीने अपनी ट्रेडिंग को शिफ्ट कर लेता हूँ एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। तो आई एम वेरी क्लियर, मैं ऑप्शन सेलिंग के बिजनेस के अंदर हूँ। मुझे सेल करना है, कैसे उसे हेज करना है, कैपिटल थोड़ा सा डिसेंट है, किस तरीके से मैं अपना मैनेज कर रहा हूँ। अगर कम कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग भी करूँगा सर, उसमें भी मैं पैसा नहीं बना पाऊँ। ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने बोला कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, जैसे मैं सेलर हूँ तो सेलर हूँ। अब यहाँ पे गलती बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि कोई कभी ऑप्शन बाय करने लग जाते हैं, कभी इक्विटी में करने लग जाते हैं, कभी ऑप्शन सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। आपको ना एक डिसाइड करना है कि आप कंफर्टेबल कहाँ हो। आपको बाइंग आती है तो बाइंग अच्छे से करो, सेलिंग आती है तो सेलिंग अच्छे से करो, आपको स्विंग ट्रेडिंग आती है तो स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से करो। देखो एंड ऑफ द डे ना मैटर ना पैसा बना रहा है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग से बनना है, चाहे बाइंग से बनना है, चाहे सेलिंग से बनना है, वो मैटर नहीं करता। तो आपको ना अपना एक कंफर्टेबल वो देखना चाहिए। आपको सब नहीं कर सकते, आप बिल्कुल सब कुछ नहीं कर सकते कि ना कि यार मैं ये भी कर रहा हूँ। सब चीजों से मार्केट में अगर आप पैसा बनाना स्टार्ट करोगे, चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपना एक चीज चूज करो कि मुझे यही करना है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, आपका एम पैसा बनाना बाद में होना चाहिए, पहले आपका एम होना चाहिए आप अपने कैपिटल बचाना सीख लो। अगर आपने कैपिटल बचाना सीख लिया तो आप पैसा बनाना धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे। फर्स्ट थिंग आप ये करो कि मैं यहाँ 2 साल सर्वाइव करता हूँ। अगर आप 2 साल सर्वाइव कर गए तो आपने अपनी लर्निंग कर्व को ना बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि 2 साल में 95% लोग लॉस करते हैं, 95। तो आप ऑटोमेटिकली 5% के अंदर आ जाओगे। तो 5% के अंदर भी आ गए ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद आप अपना जो है कैपिटल प्रोटेक्शन के बाद में फिर आपकी जर्नी जो है कमाने वाले लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। चलो आपने कहा 20-25 लाख रुपए होने चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए मिनिमम। तो जो छोटे कैपिटल है, जिनके पास 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख है, वो क्या करें? उनको क्या आप सजेशन दोगे कि आप यहाँ से, ये आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए? तो वो बहुत लोग हैं जो हमारे चैनल को इस समय देख रहे हैं जिनके पास बहुत कम कैपिटल है और अभी स्टार्ट करना है। इसी बात जो स्टूडेंट्स है वो अभी करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास कैपिटल ही नहीं है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सर आप अराउंड द ग्लोब देखिए, जो अच्छी कंपनीज है उनका जो डिसेंट सी माना जाता है कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट, वो 15%, 12% जो म्यूचुअल फंड्स भी हमारे जनरेट कर रहे हैं ओवर लास्ट 10 ईयर्स। सर ये डिसेंट रिटर्न हिस्टोरिकली बाजार आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इन्फ्लेशन को जोड़ दें तो सर अगर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर 24-25% साल का कमा रहा है तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। बार बार उसे कंपाउंड करो अपनी कैपिटल को। लोग ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं जानते, विच इज द 8th वंडर इन द वर्ल्ड। कैसे आपका पैसा ग्रो करेगा। शुरू में प्रोसेस स्लो लगता है, थकाने वाला लगता है, आपको लगेगा कि आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन ओवर द ईयर 7-8 साल बाद जाके जब वो कंपाउंडिंग रियल में स्टार्ट होती है तो वो बहुत फिर ड्रास्टिकली चेंज होता है आपका पोर्टफोलियो। आइडल रिटर्न्स क्या होने चाहिए सर एनुअली? चाहे अपन जैसे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं या किसी स्टॉक में कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, तो आइडल रिटर्न्स 3 से 4% अगर बच जाता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ओके। डिसेंट कैपिटल पे, इट इज अ वेरी गुड रिटर्न। अच्छा, वेरी गुड रिटर्न। मतलब ये प्रोवाइडेड कि आप अपने स्टॉक्स को भी प्लेज कर पा रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मार्जिन में नहीं देना पड़ रहा, तो वो अगर पोर्टफोलियो का भी रिटर्न देखोगे और साथ में आप ऑप्शन से भी अर्न कर रहे हो तो 40%, 35% करना चाहिए सर। डिफरेंट है 40%। बहुत अच्छा है। और ये कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें 35-40% से, बट मार्केट इतना देती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था सर 2017-18 के अंदर, तो मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैंने इंट्राडे स्टार्ट किया था। इसमें मुझे पता है कि स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे 330 के बाद में अपनी पोजीशन को कैरी करना है। और फिर मैंने क्या किया था, मेरी कैपिटल बहुत छोटी थी तो मैं क्या करता था, इंट्राडे करता था, स्टॉक्स के अंदर करता था, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती थी उसके अंदर, फिक्स उसके साथ मैं नाम करता था। अब मेरे पास पहला चैलेंज यही था कि मुझे 2 साल बस सीखने पर फोकस करना है और एक फिक्स सेटअप को फॉलो करना है। उससे क्या है, जैसे मैं मानता हूं कि डिसिप्लिन जो है ना एक मसल्स की तरह होता है। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, मसल्स ग्रो करते हैं अपनी, सेम डिसिप्लिन ग्रो होता है। आप जैसे प्रैक्टिस करते हो ऐसे से आपका डिसिप्लिन ग्रो होता है। तो मेरा मानना ये है कि आपको, जब आपके पास छोटी कैपिटल है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक की कैपिटल है, वो भी छोटी में काम करूंगा आज की डेट में हेल्प कर, तो वो कैपिटल तक मैं चाहता हूं, या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं खुद अगर आपकी जगह पे होऊंगा, आपकी शूज में होऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर 2 साल बैठ के सिर्फ एक सेटअप को छोटी क्वांटिटी के साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना डिसिप्लिन जो मेरी मसल है उसको ग्रो कर रहा हूँ, अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो कर रहा हूँ। अगर ये चीज हो जाएगी तब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। कैपिटल धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस बात पे सर एग्री करोगे आप? सर इसमें मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा आपकी बात में कि जैसे आपने छोटे कैपिटल की बात करी, तो छोटे कैपिटल वाला भी पैसा बना सकता है, ऐसा नहीं रिटेलर पैसा नहीं बना सकता, लेकिन उसका फिर डायरेक्शन पे इतना होल्ड होना चाहिए। जैसे जो हाई बीटा स्टॉक है वो ड्रास्टिकली एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो 200 रुपये बढ़ जाएंगे किसी मंथ में, 200 रुपये गिर जाएंगे, 20% से ऊपर उनके अंदर प्लस माइनस हो सकता है। तो क्या आप एबल हो, इतनी एबिलिटी है आपके सिस्टम के अंदर कि आप उस स्टॉक को पकड़ पा रहे हो? क्योंकि इंडेक्स कभी परसेंटेज वाइज इतना मूव नहीं करेगा, उसके अंदर एक डायरेक्शन आ भी जाएगी किसी मंथ, तो आप जाइए मेहनत करिए, देखिए साल में कब निफ्टी ने 2000 पॉइंट का प्लस माइनस करा, पिछले 10 साल के अंदर कितनी मूवमेंट आई है, कितने मंथ ऐसे गए जो 400-500 पॉइंट या 2-3% निफ्टी स्विंग करा है। कहीं वहीं बंद हो गई है निफ्टी, 3 महीने से अभी
24,000 की अराउंड ही निफ्टी क्लोज हो रही है, कोई रिटर्न नहीं है 3 महीने से इन्वेस्टर को। तो आप सबसे पहले से डायरेक्शन पे पकड़ बनाइए, क्योंकि अगर मैं नटशेल में समराइज करूँ ट्रेडिंग को, तो सिर्फ 3 शब्द है जो समराइज करते हैं: डायरेक्शन, टाइमिंग एंड डिसिप्लिन। अगर आपके पास डायरेक्शन पे पकड़ है तो सर 80% काम आपका हो गया। फिर आप चाहे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, वो एक अलग माइंडसेट है आपका सिर्फ। तो यहाँ से सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, अपने सिस्टम के बारे में बात करें कि व्हाट इज सिस्टम, कैसे रिटेलर को अपना सिस्टम पे ही मेहनत करनी चाहिए। तो सर आपको अपना जो सिस्टम आपने बिल्ड किया उसके पीछे की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी आपको? कैसे मैंने आपने सोचा कि मुझे इस सिस्टम को बिल्डअप करना है, इस पीछे का माइंडसेट क्या आया था, एक थॉट प्रोसेस क्या था उसको बिल्ड करने का? तो वो आज प्लीज आप एक्सप्लेन। सर एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मेरे पास अभी तक कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है जिसके बेस पे मैं ट्रेडिंग डिसीजंस ले पा रहा हूँ। कभी किसी इंडिकेटर को देख के काम हो रहा है, कभी किसी को देख के हो रहा है, तो वो एक सिस्टम नहीं बन पा रहा था। तो उससे सडनली 2018 में थॉट प्रोसेस आया कि क्यों ना एक सिस्टम पे ही मेहनत की जाए पहले, कि जो मुझे सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। वंस डायरेक्शन इज नोन तो रेस्ट टाइमिंग है और ट्रेड लेके डिसिप्लिन से मुझे क्वांटिटी मैनेज करनी, तो ट्रेडिंग सिंपल हो जाएगी। तो फिर मैंने सिस्टम पे मेहनत करनी स्टार्ट करी। सर उसकी इंस्पिरेशन मुझे चेस से मिली। जैसे चेस के प्रोग्रामर ने क्या किया है कि चेस के जो भी मूव्स हैं हिस्टोरिकली वो चले जा चुके हैं, कोई नया मूव चेस के अंदर नहीं बचा, वो सारे उसने अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट कर दिए। तो सर जो शेयर बाजार है उसके अंदर भी सब चीज़ें हो चुकी हैं। 4-5 हज़ार के स्टॉक जीरो हो गए, 1000 रुपये के जीरो हो गए, लोगों को पता है कितनी कंपनीज है। और सिमिलरली कुछ कंपनियां 10-20 रुपए से 1000 रुपए की हो चुकी है। तो नया क्या होना है मार्केट के अंदर? सेकंड वर्ल्ड वार से लेके आप कोल्ड वार से देख के अपना इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ, जो भी जियो पोलिटिकल टेंशन है, सारी मार्केट ने आप मूव्स देख लिया है। और अगर नटशेल में आप एक सिस्टम बना पाओ, हिस्टोरिकली उस प्राइस पैटर्न को इन्वाइट करें, जैसे चेस के मूव्स है, तो मैंने सर उस पर मेहनत करी। 18 में मेहनत करनी स्टार्ट करी। लकीली कोविड से पहले मेरा सिस्टम बन के तैयार हुआ और लाइव मैंने उसको कोविड के अंदर चलाया 2020 के अंदर। रिजल्ट अच्छे मिले और 21-22 तक मैंने उसको फाइन ट्यून कर दिया। तो 4-5 साल मुझे अपने सिस्टम के ऊपर लगे मेहनत की। तो सर आप जैसे बोलो कि पूरे 5 साल आपने अपने सिस्टम को डेवलप करने के दिए। लोगों के अंदर 5 मिनट का पेशेंस नहीं होता सर। 5 मिनट अगर किसी को बोलो ना कि आप ये सेटअप समझने में भी दे दो, तो दे जस्ट वांट टिप्स कि बस आप हमें बता दो बाय का करना है, सेल का करना है। और उसी की वजह से मैं बोलूंगा 90% लोग लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो, जस्ट बिकॉज आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो और आपने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। आप वही वाली बात है ना, जैसे बंदर को बोल दें कि हाँ भाई जाके तू स्विमिंग कर ले, है ना, या मछली को बोल दें जाके पेड़ पे चढ़ जा, वो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज वो आपका एक जैसे बोलते हैं ना अंदर से आपकी वो वाइब ही नहीं है। आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आपको स्विंग ट्रेडर से ही काम करना पड़ना है। सर आपकी बात करूँगा मैं, मार्केट में 3 माइंडसेट है: दिहाड़ी मजदूर, सैलरी वाले और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। वो आपको डिसाइड करना है कि आप इंट्राडे से दिहाड़ी बनाना चाहते हो, आप दिहाड़ी मजदूर हो, आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हो, या आपका विजन एक एंटरप्रेन्योर वाला लॉन्ग टर्म का है। अब पहले वो डिसाइड करें। तो सबको अपना एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि अपना एक पता होना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। बिल्कुल सबसे पहले चीज है आपको भी पता होना चाहिए आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, ये सबसे पहली फर्स्ट स्टेप ये आपको पता होना ही चाहिए। दूसरी जो आपने बात करी वो डायरेक्शन की बात करी कि आपको डायरेक्शन जो है वो क्लियर होना चाहिए। उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 साल लगे हैं आपको, ठीक है। और लोग उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट को चीज देते हैं और उसको बैक टेस्ट भी नहीं करते सही से और सीधा ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं और फिर रिजल्ट आप सबको पता है जीरो। तो आपने वो 5 साल जो दिए उस डायरेक्शन को, जैसे मैं बोल रहा हूं, उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो 5 साल के अंदर आपकी क्या मतलब जर्नी थी, उसके अंदर क्या आपके साथ रिटर्न भी होता है, आपको कभी लगता है मैं बिल्कुल ठीक जाऊँ, कभी लगता है कि नहीं, आपने फाइन ट्यून जो किया, जो आप बोलते हो मैंने फाइन ट्यून करा 2020 के बाद में, तो वो फाइन ट्यूनिंग के अंदर क्या चल रहा था? सर इनिशियली क्या हुआ, जो जितने भी लिस्टेड स्टॉक थे मैंने उन सबका डाटा लेकर उसको सॉफ्टवेयर के अंदर डाला। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टॉक्स, वो कंपनी बहुत ही अच्छी थी, वो पीछे रह गई। तो जो सामने कंपनी आ रही थी वो थी जिनके बारे में कभी सुना नहीं, जो फंडामेंटली फिट नहीं थी। दूसरा टाइम फ्रेम मेरा डिसाइड नहीं था। तो इनिशियली मुझे दिक्कत आई बहुत बड़ी डाटाबेस को हैंडल करने में और टाइम फ्रेम क्लियर ना हो रहा है। धीरे धीरे जब मैंने कंपनीज के डाटाबेस की छटनी करी, फंडामेंटल के बेस पे कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को डाला, तो आज की डेट में मेरा जो सिस्टम है वो 600 कैश के कंपनीज, निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक और उसके बाद नेक्स्ट निफ्टी 50 के जो 150-60 स्टॉक एफ एंडो में है, इन सबको मेरा सिस्टम ट्रैक करता है। मुझे ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिल जाती है। उस डायरेक्शन के बेस पे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अपने कैपिटल को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे उस रिस्क मैनेज करना है। और मैं 1 महीने से ज़्यादा का ट्रेड या इन्वेस्टिंग नहीं करता। मैं ट्रेडर ही इन्वेस्टर हूँ नहीं, तो मैं एक तरीके से अपना स्टार्ट करता हूँ। मंथ के स्टार्ट में फिर सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाता है, फ्रेश सिग्नल्स आते हैं, पर महीने की मैं ट्रेडिंग इस तरीके से इनिशिएट करता हूँ बेस्ड अपना सिस्टम। तो सारी चीजें आपके में फिक्स है, प्री प्लान है, सब कुछ। सर भी साइड है, बस ऑटो पायलट मोड, मुझे अपने सिस्टम को ऑन करना है। वो ऑटोमेटिकली हर आधे घंटे में मुझे फिल्ट्रेशन करना पड़ता है ताकि कोई नया स्टॉक बाइंग या सेलिंग रडार पे आ रहा है तो मेरी स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाए। तो इनिशियली अगर 600-800 स्टॉक में मैं सब में तो काम कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी कैपिटल और एनर्जी और टाइम लिमिटेड है। तो सर अगर मुझे 5 या 10 स्टॉक मंथ के मिल गए, टॉप बायर या टॉप सेलर, तो दैट्स गुड फॉर मी। एक बहुत ही क्लियर क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ये लोग ना, जैसे आपने एक प्रॉपर सेटअप बनाया, ठीक है, तो बहुत लोग ना ऐसे स्क्रीनर बना लेते हैं कि हाँ भाई मैं एक स्क्रीनर बना लेता हूँ, ये कुछ शूज है इस शूज के डाल लेते हैं, उसके बाद ना बना तो सबने लिया, 3 महीने 4 महीने 6 महीने देखे स्क्रीनर बना लिया, लेकिन उसके ऊपर टिकना
वो कैसे पॉसिबल है? मतलब आपको कैसे उसके ऊपर भरोसा है कि जब 4 लॉसेस लगातार लगते हैं, तब वहाँ पे आपका क्या माइंडसेट नहीं चलता कि अरे यार ये तो गलत है, या तो ये तो काम ही नहीं कर रहा। अब तो ये जो इस समय जो जेन स्टेट आई है, अलग-अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके अंदर आपके सेक्टर में 5 लॉसेस लगातार दे दिए या आपको ड्रॉडाउन दे दिया। तब आप उस समय क्या अपने आप को हैंडल करते हैं? सर इनिशियली मैंने अपने सिस्टम का नाम रखा था DTD। फर्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, सेकंड डी स्टैंड्स फॉर टाइमिंग एंड थर्ड डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन का रोल कहाँ आता है कि आपने डायरेक्शन पता कर ली, स्टॉक को ले लिया या बेच दिया, उसके बाद आप डिसिप्लिन से बैठे हुए, इधर आपके टारगेट प्रॉफिट हिट हो रहे हैं या आपका स्टॉप लॉस एग्जिट हो रहा है। सर मैंने अब नाम जो पहला डी है उसको डिसिप्लिन से रिप्लेस कर दिया डायरेक्शन को। ये डिसिप्लिन को अब मैं 80% वेटेज देता हूँ। आप पैसा उस प्रोसेस से कमाते हो बाय बीइंग डिसिप्लिन। मार्केट गिव्स यू रिवॉर्ड ओनली फॉर बीइंग डिसिप्लिन। आपके डायरेक्शन पता करने से भी प्रॉफिट नहीं बनता। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला भाई लोग 3 मिनट में भी डायरेक्शन देख लेते हैं, तो सर फिर भी पैसा क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि दे लेक डिसिप्लिन। तो आप डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर, धैर्य लाइए। वो कैसे होगा? जब आप उस प्रोसेस के जो पेन है उससे गुजरेंगे। आपका जो ट्रेड लेते इमोशन आता है उसको कैसे कंट्रोल करोगे? हर एक का अलग अलग इमोशन। सर फिंगरप्रिंट भी भगवान ने अलग अलग बनाया है। इमोशन भी हर एक के अंदर डिफरेंट है। कैसे एक ट्रेड को हैंडल करना है, हर एक की मेंटली कैपेबिलिटी अलग है। तो ये सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो हर एक को खुद ही मेहनत करके डिसिप्लिन पे मेहनत करके। सर यहाँ पे है ना, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हो कि ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है? कि मतलब जैसे साइकोलॉजिकल का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, तो बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब कि 5-5 साल 10-10 साल हो जाते हैं उनको लगे कि ना बस ट्राई करते रहते हैं, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, नहीं हो रही, पैसा नहीं बना। मेरे से आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बात होती है जिनको 10-10 साल हो चुके हैं और उन्होंने जाने कितने लाखों रुपए उड़ा चुके हैं वो। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब कुछ लोगों के लिए नहीं है ट्रेडिंग, सबके लिए नहीं है, क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना नहीं चाहिए? सर, यहाँ पे गलती लोगों की नहीं है। अगेन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे लोग कोरिलेट करेंगे। आप एयरलाइन इंडस्ट्री देखिए पूरे वर्ल्ड में, कोई पायलट फ्रेंच है, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो एक दूसरी कंट्री से जब गुजरते हैं ATC से कम्युनिकेट करते हैं। उनके स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन कुछ कोड है कम्युनिकेशन के, जो जैसे प्लेन अगर खतरे में है तो मेडे मेडे वर्ल्ड वाइड सब समझते हैं, सबको पता है मुझे मेडे बोलना है। पायलट सर जहाज उड़ाने से पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनी लिस्ट लेके बैठता है, कितने पैसेंजर है, क्या फ्यूल है, कितना वेट है, क्या बैगेज है। सर 30-40 मिनट्स वो पहले बैठ के कागज पेन लेके पूरा नोट डाउन करते हैं, क्या रूट है, क्या रडार है, क्या वेदर है। सर एज ए ट्रेडर जब तक आप लिख के अपना सिस्टम बना के मेहनत डेली नहीं करोगे, मार्केट के बाद असली मेहनत है, जब तक आप अपनी सेटअप पे मेहनत नहीं करोगे, सर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपने सिस्टम में नहीं लाओगे, ऐसा नहीं, तब तक नहीं गए। तब तक नहीं। जबकि ये लोग नहीं करते, जबकि है ना पता है क्या हो रहा है कि जैसे 2-3 साल लगातार लॉस हो गया, फिर उसको कवर करने के चक्कर में लगे रहते हैं, फिर और लॉस हो गया, फिर उसको कवर, यही चल रहा है उनके सर एक क्रिकेटर जब लगातार फेल होता है बैटिंग में, चाहे कोहली हो, सबने देखा अभिषेक कभी था, सबको बड़ी उम्मीद थी हाँ, वर्ल्ड कप में, हाँ। एंड इज गेटिंग आउट, तो सर वो वापस नेट में जाता है, फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप स्मॉल पे आ जाओ ना, अगर आपका नहीं बैठ रहा कुछ, अब अपनी टेक्निक को चेंज करो, स्मॉल एक एक लोड से काम करो, देखो उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस कितना बन रहा है, टू स्मॉल, उससे फिर आप बड़ा कर लो। सर गाड़ी में स्पीड से चलाने की जो हिम्मत है वो ब्रेक से आती है। अगर गाड़ी में ब्रेक ही ना हो तो कोई भी बंदा गाड़ी चला ही नहीं पाएगा। तो आप अपना ब्रेकिंग देखिए कहाँ पर है, फिर अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। सर का है ना बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ना जैसे अगर आपने बहुत सारा लॉस ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो है ना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आपको जो भी आपने, जैसे आपको 3 साल हो गए मार्केट में, 4 साल हो गए, तो 4 साल में हमने जो भी कुछ सीखा है अब तक, जो भी कुछ सीखा है, आप बैठो पेन पेपर डायरी के साथ में, और मैं मानता हूँ कि 1 हफ्ता लो, कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस 1 हफ्ता अपने आप को एक बंद कमरे में आप है ना अपना बैठो, लेकर के आपने जो भी सीखा है उसको प्रॉपर लिखो कि मेरा ये सिस्टम है, सारा सब कुछ अपना एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस डिफाइन करो, और एक स्मॉल कैपिटल से जो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और उसको ग्रो करना सीखना है। अगर आप उसको ही नहीं ग्रो कर पा रहे ना, तो आपके अकाउंट में चाहे कोई 10 करोड़ भी डाल देना, आप उससे ट्रेड नहीं कर पाओगे। सर अगर सिस्टम पे ट्रेड आ रहा है तभी लेना। हाँ। कई बार ऐसा होता है महीने की 6-7 तारीख आ जाएगी और एक भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हो पाता, तो उसमें हम भी वेट, इट इज जस्ट लाइक फिशिंग कि आप कांटा डाल के बैठे हो, मछली कब फंसेगी सर नहीं पता, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। हाँ, अब ये चीज तभी डिसाइड होगी जब आप लोग अपने पेन डायरी के साथ में बैठोगे, अपना प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क बनाओगे। अगर आप थ्योरेटिकली आपके माइंड में ये चीजें चल रही है कि यार ठीक है मैं बैठता हूँ, मार्केट खुल गया और बस चलने दो बाई से, तो कभी ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सर अब हम ना ऑप्शन एक स्ट्रेटजी में आते हैं कि आप एक स्ट्रेटजी जो है देना चाहते थे, वो आप प्लीज एक्सप्लेन करो कैसे, बिल्कुल जीरो से कि एक नो मतलब उसको कुछ नहीं पता किसी को, और आप कैसे एक सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे कि हाँ यार ये जीरो से स्टार्ट हो रही है और उसको हम कैसे लेवल तक जा सकते हैं, तो क्या होगी वो स्ट्रेटजी? सर ऑप्शन मैंने बोला एक बहुत ही डीप सी है और अपने आप में एक अलग मनी मिंटिंग मशीन है और बहुत अट्रैक्टिव है, लुक्रेटिव है रेजियन के डीलर्स के लिए भी और छोटे बड़े हर साइज की कैपिटल के लिए। तो इसमें सर मैं बड़ी छोटी सी एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। सपोज करिए आपने कोई स्टॉक लिया, इस महीने बाय किया जिसका प्राइस था 48, एंड यू आर नॉट ए लॉन्ग टर्म ट्रेडर ही हो, आपने ऐसे लिया कि भाई 48 पे लूंगा, मेरा 50, 55, 60 हो जाएगा, आई विल एक्सेप्ट, लेकिन वो स्टॉक 48 रुपीज से 42 आ गया नेक्स्ट डे, यू गोट स्टक। अब प्रॉफिट मोटिव नहीं रहा, अब ये रहा कि मुझे लॉस से बाहर निकलना है। तो ऐसे में आप लोग ऑप्शन बाइंग को और सेलिंग को यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? स्टॉक का प्राइस सर एग्जांपल 42 आ चुका है, 40 रुपए की इसकी कॉल फॉर एग्जांपल, 4 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू, जो 40 माइनस 42 2 रुपये आते हैं, और 2 रुपये उसका प्रीमियम, और 45 रुपए की इसकी कॉल 2 रुपीज की चल रही है। अब सर करना क्या है कि आपने एक डीप इन द मनी की 40 रुपए की इसकी कॉल बाय कर ली 4 रुपीज में, और 45 वाली आपने 2 कॉलें सेल कर दी एट द प्राइस ऑफ 2 रुपीज। तो 4 रुपए सर आपका डेबिट लगा, बैंक में डेबिट लगेगा। जब आपने 2 सेल करी तो 4 रुपए क्रेडिट हो गए,
नट शेल में कुछ नहीं आया, सिर्फ ब्रोकरेज लगेगी और एसटीडी वगैरह लग जाएंगे, ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब सर होगा क्या कि अगर स्टॉक नीचे जाता, आप क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक पे स्टडी करके बैठे हैं, आपको ये था कि मैं रोकूंगा, मैंने भी नहीं बेचना इसको, तो आप तो बेचने के लिए तैयार ही नहीं थे उसको। बट सर अगर ये स्टॉक बाई चांस 45 रुपीज़ क्लोज हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो सर अब क्या हुआ कि जो 40 रुपये वाला ऑप्शन था, उस जो आपने 4 रुपये में बाई कर रखा था, उसके अंदर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट मिला। जो 4 रुपये आपको प्रीमियम कलेक्ट था वो पूरा का पूरा आ गया। सर नटशेल में आपने कितने रुपये बना लिए इसके अंदर? 5 रुपये। तो आपका जो 48 का स्टॉक है वो घट के उसकी कॉस्टिंग 44 है। तो आप उसको फिर होल्ड कर सकते हो, फिर आउट ऑफ द वन ईयरली मंथ कर सकते हो। तो आप स्टक नहीं रहोगे कि आप देख नहीं रहे कि आपका पोर्टफोलियो लगातार नीचे जा रहा है। तो इसको सर हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट आपने कराया एडजस्टमेंट और मेन इन्वेस्टमेंट, नहीं जो ट्रेड ये हमने इनिशियली फ्यूचर में नहीं लिया था ट्रेड, ये हमने इनिशियली एज ए इन्वेस्टमेंट ली, स्टॉक नीचे गया, फिर कैसे हम ऑप्शन को तब आप इस लोग ट्रेड उसके के अंदर साथ ला invest सकते हैं, ताकि हमारी जो ओरिजिनल कॉस्टिंग है वो कम तो हो। लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि एक बार कहें लोगों के पास जो आप बोलो पहले स्टॉक वो होना चाहिए, उसके बाद ही वो चीज आगे जो है प्रोसेस है बोलो, इसको एडजस्टमेंट बोलो तो वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक तो है नहीं उनके पास में पोर्टफोलियो में, और वो खुद अपने आप ये सेटअप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ठीक रहेगा या मतलब ये स्टॉक के साथ ही आप बोलो? अब सर ऑप्शन बैंक की बात करते हैं, जो लोग ऑप्शन बायर हैं, अब सपोज करो आपने 1 लाख रुपए ऑप्शन बैंक में डाले, उसमें 20,000 रुपये बना लिए, और कई बार आपने जो ऑप्शन लिया होगा वो 1 लाख के 5 लाख भी एट द एंड ऑफ द मंथ भी होंगे, बट लोग जल्दी निकल जाते हैं। तो उसमें एक सिंपल से आप 4 लेटर याद रखो स्ट्रेटेजी की, DLSR। तो ये क्या चीज़ है, ऑप्शन बैंक के अंदर होता है कि आप सबको पता है प्रीमियम दिखे होगा, और लास्ट मंथ में आपको लास्ट वीक में वैसे भी मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है कोई भी ऑप्शन बाइंग ना करे 4th वीक के अंदर, क्योंकि वो डिके हो जाएगा सारा का सारा। अगर एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आपने कोई ऑप्शन बाय करा है तो रिलेटिवली वो सिर्फ डेल्टा पे चलेगा, दूसरे पैरामीटर्स पे चलेगा, उसका प्रीमियम डिके इतना नहीं होगा। अब सर एज ए ऑप्शन बायर आपने स्ट्राइक की 100 रुपये, अब मैं आपसे पूछता हूँ 100 रुपये का स्टॉक हो गया 160 रुपये, पहले एक अपनी सिचुएशन ले लेता है। अब आप क्या करोगे ऐसे में, आप 100 वाली चीज़ आपको देखा भाई सडनली वो 160 हो गए, तो आपको एब्नॉर्मल रिटर्न्स मिल रहा है। तो ज़्यादातर बंदे क्या गलती करते हैं कि वो उससे एग्जिट हो जाए, निकल जाता प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, जबकि यहाँ पे आपको लॉसेस कम करना है और प्रॉफिट को लंबा राइड करना है। वो नोज ये स्टॉक 300 रुपये हो जाए, 400 हो जाए। तो ऐसे में क्या करना है सर, DLSR का मतलब है फर्स्ट D स्टैंड्स फॉर डू नथिंग, L स्टैंड्स फॉर लिक्विडेट, S स्टैंड्स फॉर स्प्रेड, और जो चौथा R है आपका दैट इज फॉर रोलिंग अप और रोलिंग डाउन। तो रोलिंग अप का क्या मतलब है कि आप एक स्ट्राइक से ऊपर की स्ट्राइक पर या नीचे की स्ट्राइक पर, रोलिंग डाउन का मतलब नीचे और रोलिंग अप का मतलब ऊपर शिफ्ट हो गए। आप ऐसे में क्या करो सर, अपना जो इनिशियल स्ट्राइक था 100 वाला उसको सेल आउट कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, और जो प्रॉफिट आया उससे अपनी कैपिटल बाहर निकाल के प्रॉफिट पार्ट से आप OTM कॉल उसकी बाय करो 180 की, है, शिफ्ट हो जाओ शिफ्ट हो जाओ। अब आपका कैपिटल का रिस्क बच गया कि अगर बाई चांस स्टॉक नीचे आता है आप सेफ हो, आप प्लस होने के लिए कुछ नहीं है। ट्राई टू मेक योर एवरी ट्रेड एट ब्रेक इवन, कि कम से कम अब मुझे इसके अंदर लॉस ना हो। मतलब जो जो प्रॉफिट हुआ है उससे अपन जो है वो एडजस्ट। सर 100 की चीज सपोज करो 100 में ही ली, 60 रुपये बिक गई, 60 रुपये आपका प्रॉफिट है ना, तो 100 रुपये निकल गए, 60 रुपये की प्रीमियम से आप 20 रुपये और घर ले जाओ, 40 रुपये का 180 पे इन्वेस्ट करो, कुछ पार्ट प्रॉफिट भी बुक कर लिया आपने। 180 पे अब सर क्या है कि आप डायरेक्शन में बने हुए हो, अब आपको नहीं पता वो स्टॉक कहाँ जाएगा, और वो क्वांटिटी भी ज्यादा आ जाएगी OTM की, तो आप डायरेक्शन में भी बैठो, आपको प्रॉफिट साइड आप पूरा खेल रहे हो, कोई रिस्क नीचे नहीं बचा आप। दूसरी सर गलती लोग क्या करते हैं कि जब वो स्ट्राइक से नीचे जाता है तो उसको होल्ड करते हैं, वहां पे आपको L स्टैंड्स फॉर लिक्विडेट, अपनी स्ट्राइक को काट देना, जबकि लोग एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। एवरेज कर देंगे या उसको एक होप पीरियड के अंदर करेंगे कि 100 की स्ट्राइक भाई अभी भी मेरे को उम्मीद है, ये बुलिश है, कोई न्यूज आनी है, कुछ भी है, वो मन को समझाते हैं। फिर जब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मेरी स्ट्राइक से नीचे चला गया है, सर दिमाग नहीं लगाना, जस्ट लिक्विडेट निकाल। और फिर कुछ और देखो, आप किसी और स्टॉक के अंदर आ जाओ या किसी और अंडरलाइन के अंदर आ जाओ। अगर सर वो वहीं पे मूवमेंट कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, थका रहा है, आपको लग रहा है प्रीमियम गल रहा है मेरा, देन सर स्प्रेड चले जाओ, आपका इनिशियली जो डेबिट हुआ कुछ ना कुछ क्रेडिट ऊपर से आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप अपनी कॉल बाइंग को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ना प्रॉफिट जो है वो अपन राइट करते जाएंगे हर एक प्रॉपर से ना। और दूसरा ये कि अपन जब वो नीचे आए तो अपना स्टॉप लॉस लेकर के आप बाहर आ जाओ, सिंपल जो, जबकि आपको है ना एवरेज वगैरह कुछ नहीं करना होता अपने को, सिंपल आपका फिक्स होना चाहिए कि जब वो नीचे आए तो अपन निकल जाए। तो सर आपने यहाँ पे 2 स्ट्रेटजीज दी, एक आपने कहीं स्टॉक के साथ में दिया जिसमें वो पहले स्टॉक होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, स्ट्रेटजी को आराम से समझ लो। बाकी हम सर के साथ पार्ट 2 भी लेके आएंगे जहाँ पे सर आप प्रॉमिस करो कि आप बोर्ड पे समझाओगे पूरी स्ट्रेटजी को, जिसमें क्या है कि हम लोग वहाँ पर और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में जो पीछे के एग्जाम्पल्स है उनके साथ उसको सर लोगों को ना ऑप्शन खरीदना और बेचना तो आता है, बट वो एडजस्टमेंट नहीं पता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक और एग्जांपल देता हूं मैं फॉर योर व्यूवर्स। सपोज करो आपने एक्सवाइजेड स्टॉक की प्राइस है 1500, यू आर बुलिश, आपने 1500 की उसकी पहुंच 100 रुपये की प्राइस पे रही और 500 का उसका लॉट साइड है, तो आपको पता है मैक्सिमम मेरा लॉस 50,000 रुपये होने जा रहा है इस महीने के अंदर। सर नेक्स्ट डे वो स्टॉक रह गया 1400 रुपये का, और वो 100 रुपये का प्राइस रहेगा आपका 50 रुपये का, अब आप 25,000 रुपये नुकसान दो। अब ऐसे में मोस्ट ऑफ लोग क्या करेंगे कि भाई वो होल्ड करेंगे, एक्सपायरी तक देखते हैं, मेरा तो लॉस फिक्स है। बट सर उस लॉस को भी कट कर सकते हो आप किस तरीके से, अब 1400 का जो स्ट्राइक है वो 100 रुपये चल रहा है, और जो इनिशियली आपने 1500 का बाई किया था वो 50 रुपये आ गया, 50 रुपीज कम हो गया। अब आपने क्या करना है, 1400 का बाई कर लो 100 रुपये पे, अगेन आपके 50,000 डेबिट हुए जो पहले थे, और 1500 वाले जो आपका एक था सर 50 रुपये पे आप 2 बेच दो, अच्छा ओके, 2 लॉट सेल कर दो। अब आपका क्या हुआ, एक 1400 का प्लस है
और नेट में एक 1500 वाला माइनस है, पहले आपका 1500 वाला एक प्लस खड़ा था, यहाँ पे अब आपको एक 25,000 रुपये का क्रेडिट भी आ गया, वो डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट आ गया। अब सर सपोज करो एक्सपायरी होती है 1500 रुपये की स्टॉक की, पहले केस में पूरे 50,000 रुपये जाते हैं आपके, अब क्या हुआ कि वो 100 का 100 ही खत्म हो गया, यहाँ पे आपको नुकसान नहीं है, और जो नुकसान वहाँ 25 का हुआ था सर वो खत्म हो गया, आप बिना लॉस के बाहर निकल रहे हो। अच्छा अब प्रॉफिट मोटिव नहीं था ना 1400 रुपये, अब मोटिव था कि मेरी जो मूड़ी लगी बड़ी है, मेरी जो कैपिटल लगी बड़ी है वो बाहर आ जाए, वो हम मेन एडजस्टमेंट का केस है। सर उसके लिए मनी चाहिए, जब उसने पहली ऑप्शन बाइंग करी तो 50,000 कैपिटल में काम चल जाएगा, अब जब वो सेल करेगा तो एक आपको 2-2.5 लाख का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए उसके लिए, तो जब तक यहाँ कैपिटल आपके पास एडजस्टमेंट के लिए नहीं होगी, तो जब तक सर आप ऑप्शन में पैसा नहीं बना सकते, उसके लिए आप अच्छी बुक्स खरीद सकते हो, मेहनत कर सकते हो, स्टडीज पढ़ सकते हो, और हम पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर। तो सर के साथ में ना सेकंड पॉडकास्ट अगेन करेंगे, जिसमें ना सर अपने ऑप्शंस की जो वो प्रॉपर अपने एडजस्टमेंट आपको सिखाएंगे, प्रॉपर हम ऑप्शंस की ही जो वो स्ट्रेटजीज को अपन कवर करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि सर के साथ ना अभी बहुत सारे पॉडकास्ट करने बाकी हैं, ऑप्शन की स्ट्रेटजी, ऑप्शन के एडजस्टमेंट, ऑप्शन की रेशियो जो स्ट्रेटजीज होती है उनके अंदर कैसे जाना है, स्टॉक के अंदर कैसे जाना है, बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। पार्ट 2 चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पार्ट 2। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या थी अभी जो हमने कवर किया, वो जर्नी सेटअप को कवर किया, माइंडसेट को कवर किया, तो ये सेशंस कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। सर को आप फॉलो कर सकते हो, सर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ट्विटर का बाद जाके सर को भी प्यार दो, हमें भी प्यार दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।